हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर +1 फिजिक्स के फिजिकल वर्ल्ड की रिवीजन के सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जनरल उसकी इंट्रोडक्शन यानी कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की वेरियस ब्रांचेस क्या होती हैं, फिजिक्स का स्कोप क्या होता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या थी फिजिक्स की टेक्नोलॉजी के अंदर या डे टू डे लाइफ के अंदर हम फिजिक्स से कैसे डील करते हैं। रिडक्शनिज्म पढ़ा था हमने, यूनिफिकेशन पढ़ा था हमने। आज हम चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपने आगे फिजिक्स पढ़नी है तो भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी, काफी बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है और शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो किसी ना किसी तरह से ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर है वो हमारे पास 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, इनके जस्ट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज हम कोई ज्यादा थ्योरी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो इसको पॉज करके आराम से आप इसके नोट्स बना सकते हो। इजीली आप पेपर के अंदर इनको लर्न करके आप लिख सकते हो। बाकी क्रिएटिविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लो, बाकी क्रिएटिविटी पेपर में अपने आप आ जाती है, तो उसको अपने आप स्टूडेंट के अंदर इमेंस पावर होती है। ठीक है, झूठ छोड़ने की, तो वो तो अपने आप आ जाएगी, तो आप इसको देख लीजिए। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, एक चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। उसके अंदर हमने 2 चीजों की बात की थी, दैट इज कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। हम 2 चीजों के बीच डिफरेंस भी करते थे, इनकी वैल्यूज भी निकालते थे। ये जो कैपिटल जी होता है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, बेसिकली ये मासिव बॉडीज के बीच में लगता है। मासिव यानी कि जितना ज्यादा मास होगा 2 बॉडीज का, हमेशा किसके बीच में एक्ट करेगा, 2 बॉडीज के बीच में एक्ट करता है ये। ठीक है, और वो 2 बॉडीज क्या होनी चाहिए, मासिव होनी चाहिए, उनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास होना चाहिए और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये जो फोर्स है ये लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। एक तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, जब भी हमें ग्रेविटी की बात आती है ना दिमाग में, तो हमें प्लैनेट दिखने शुरू हो जाते हैं, सन दिखना शुरू हो जाता है, अर्थ दिखनी शुरू हो जाती है, या सैटेलाइट्स, मून वगैरह ये चीजें दिखनी, मतलब अंतरिक्ष की बातें, यूनिवर्स की बातें हमें दिखने लग जाते हैं। इधर उधर की तो ग्रेविटी की बात हम करते ही नहीं। ठीक है, तो अब वहां पे देखो कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। 1-2 किलोमीटर तो है नहीं कि यहाँ से आपका स्कूल है 5 किलोमीटर तो वहां पे सन खड़ा है, ये तो है नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है ना। तो रेंज भी तो उतनी चाहिए। रेंज क्या होती है कि जहां तक किसी चीज के इफेक्ट को फील किया जा सके, जहां तक किसी चीज के इफेक्ट को फील किया जा सके, ठीक है, वहां तक हमारी होती है रेंज। ठीक है, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, जट्टी चले तेरी रेंज तो बाहर सोने। ठीक है, रेंज मतलब वो उसके बस की बात नहीं है, मतलब जितना वो खर्चा कर सकता है या कुछ कर सकता है उतने से मतलब वो नहीं मान रही। तो रेंज का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जहां तक किसी के इफेक्ट को, जहां तक आप किसी चीज को इफेक्ट कर सको, उसके अपना प्रभाव डाल सको, तो वो होती है रेंज। तो लॉन्ग रेंज होती है, मतलब बहुत दूर तक अपने प्रभाव को छोड़ती है ये। सेकेंड है डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता कि आप अगर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो आप 2 चीजों के बीच में पानी होना चाहिए, 2 चीजों के बीच में ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। एयर और वैक्यूम के अंदर भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होती है, सबसे ज्यादा, सबसे निठल्ली फोर्स जो होती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर फोर्स जो होती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बट अट्रैक्टिव नेचर की होती है। जब भी 2 बॉडीज के बीच में लगेगी, उन्हें आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे की तरफ, वो एक दूसरे को खींचेंगे ऐसे। ठीक है, तभी तो वो जो हमारे प्लैनेट्स है वो यूनिवर्स के अंदर अपना मोशन ऐसे गोल गोल घूमते रहते, नीचे नहीं गिरते। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है। जैसे हमारे पास 2 मासेज है m1 और m2, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r से ये सेपरेटेड है, एक फोर्स लगाएगी इधर और एक फोर्स लगाएगी इधर, ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स। जब 2 बॉडीज फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, बट यही 2 बॉडीज क्या करें, एक दूसरे से उल्टा फोर्स लगाना शुरू कर दे, तो ये होता है रिपल्सिव। आपने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट क्या करती है, यहाँ पे मैग्नेट है तो वो क्या करती है, लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है। तो हम बोलते हैं ना कि मैग्नेट ने लोहे को अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि लोहे के ऊपर फोर्स कैसे लगी है, मैग्नेट की तरफ लगी है।
बट यही दूसरी मैग्नेट मैं ले आऊं और सेम पोल्स रख दूं तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब फोर्स इधर लग रहे हैं बाहर वाली डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि बॉडीज की तरफ फोर्स लग रहे हैं। M1 M2 जो M1 है वो M2 की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो M2 है वो M1 की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है और इसको लिखते हैं हम किस फॉर्मूला से, दैट इज F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप और भी मेंशन कर सकते हो कि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के इनवर्सली, वेरिएबल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। आर हमारी कोई वेरिएबल है, यानी कि दो बॉडीज के बीच में, अब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है, उतना जरूरी तो नहीं है सन और जुपिटर के बीच में भी उतना ही होगा, तो आर तो वेरी कर सकता है ना बॉडी टू बॉडी, तो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, जहां पे जी हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 और M2 हमारी दो बॉडीज है, उनका मास है, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब देखो हमने बोला कि ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स मतलब सबसे निठल्ली फोर्स है, तो टोटल 4 फोर्सेस हैं, तो इसकी चारों में से 4th पोजीशन आ गई। ये क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर द ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बेसिकली वो फोर्स होती हैं जो किन के ऊपर लगती हैं, चार्जेस के ऊपर। ठीक है, वो फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में लगती है, बिटवीन 2 चार्जेस, 3 चार्जेस एंड 4 चार्जेस, इनके बीच में लगते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है। लॉन्ग रेंज के फोर्स का मतलब ज्यादा दूर तक भी अपने प्रभाव को छोड़ते हैं, मतलब काफी दूर तक ये फोर्सेस लग सकती हैं। ठीक है, काफी दूर तक जो है फोर्स लग सकती है। रेंज का मतलब ज्यादा इफेक्टिव होना दूरी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद में है डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं या कोई और लिक्विड की बात करते हैं, प्लास्टिक वगैरह की, ग्लास वगैरह की, कुछ नहीं चाहिए होता, वैक्यूम के अंदर भी ये लगती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने का मतलब है कि 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने बात की थी कि दो चार्जेस के ऊपर, यानी कि अभी बिगिनिंग के अंदर हम बोल रहे हैं कि दो चार्जेस के ऊपर, जब हम आगे बढ़ते जाओगे फिजिक्स के अंदर तो दो नहीं बहुत सारे चार्जेस आएंगे, तो अभी के लिए दो चार्जेस के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लगती है। अब देखो चार्जेस दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, इनके दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कि या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो या प्लस माइनस हो। तो एक चीज फिजिक्स की याद रखना, राइट डाउन करनी है, कर लो, कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वेयर एज प्लस माइनस या माइनस प्लस जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, अपना जो लॉ है उसको अप्लाई करके देखते हैं, यानी कि फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है ये, एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। ओके, तो यहां पे जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। अट्रैक्टिव यू कैन से, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को खींचेंगे आपस में। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कि प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में फोर्स लगना, प्लस क्यू ये और प्लस क्यू ये। तो यहाँ पे जो फोर्सेज होंगी वो इस डायरेक्शन में लगेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के मतलब एक दूसरे से दूर धकेलेंगे इनको, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो ये केस है हमारे पास रिपल्सिव फोर्स का। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में ये जो फोर्स है इसको हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। एंड कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है, कूलम्स लॉ के बारे में इतना डिस्कस नहीं करना है, आपने जस्ट इतना देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर हम कूलम्स लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने करना है तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के एंड के अंदर, वहां से आप उस कूलम्स लॉ को पूरा पढ़ लेना। वो वैसे +2 का वीडियो है, बट जिसको ज़्यादा है
क्यूरियोसिटी के बारे में जानने की, वो देख सकते हैं। नॉर्मली कूलम ने क्या बोला था कि आपके पास अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड k भी उसको बोल देते हैं, या उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। कई बुक्स में आपको k दिखेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, k की वैल्यू ही क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अगेन इक्वल्स टू 9 into 10⁻⁹ के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी का पार्ट है। क्लियर? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की तरफ। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के बीच में लगेगी, न्यूक्लियस के बीच में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर लगेगी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस लगती हैं बेसिकली शॉर्ट रेंज की फोर्सेस होती हैं। शॉर्ट क्योंकि न्यूक्लियस खुद इतना सा होता है, इसका जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का दैट इज 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो ये खुद बहुत छोटा होता है, इसीलिए जो ये फोर्सेस होती हैं इनकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर तक की ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं, सबसे ज्यादा, चारों में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो ये होती है, तो फर्स्ट नंबर मिल गया इनको। ठीक है, अब यहां से देखिए ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होंगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और ये कभी भी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी। ठीक है, बेसिकली जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस होती है जो न्यूक्लियॉन्स के ऊपर लगते हैं। न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियंस वो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, और जो फोर्स उनको बाइंड करके रख रही है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्या करती है, बाइंड करती है प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस। ये देखो प्रोटॉन प्रोटॉन है तो भी अट्रैक्टिव है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो भी अट्रैक्टिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है तो भी अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं हुई, दैट मीन्स कि चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि ये फोर्स कभी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगेगी। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को बीच में नहीं लेके आना। न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो न्यूक्लियॉन्स के ऊपर यानी कि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर लगती हैं। 2 प्रोटॉन्स के बीच में भी लग सकती हैं, 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लग सकती है, और 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच में भी लग सकती है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का कंसेप्ट हो गया। सबसे ज्यादा, चारों में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो हमारी होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं हम। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की आज का लास्ट जो हमारा टॉपिक है, मतलब फोर्स है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास क्या होती है, ये भी शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स आ गया ना, यानी कि विद इन द न्यूक्लियस लगेगी, और न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर, तो इनकी रेंज कितनी हो सकती है, 10⁻⁻15 मीटर तक की ही हो सकती है। मतलब माइनस में चीज चली गई तो बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी यानी कि शॉर्ट रेंज। उसके बाद में क्या है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल बट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स भी इस ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, बट वीक है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये स्ट्रॉन्ग थे सबसे ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी स्ट्रॉन्ग थे, ये सबसे ज्यादा वीक थे। तो पहला नंबर हमें मिल गया, 4th नंबर हमें मिल गया। ये क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल से तो स्ट्रॉन्ग है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वीक है, मतलब ये तीसरे पे लाई करेगा और ये किस पे लाई करेगा, दूसरे नंबर पे। यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और सबसे निठल्ली सबसे वीक कौन है, 4th, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद में है कि जो ये अपीयर होती है सिर्फ बीटा डिकेज के अंदर होती है। बीटा डिकेज के अंदर वैसे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स को संभाल के नहीं रख सकते, न्यूक्लियॉन निकल के भाग जाते हैं, इससे दूर चले जाते हैं, इसे संभाले नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। और ये बेसिकली अपीयर होती है बीटा डिके के अंदर। बीटा डिके हम पढ़ेंगे +2 के कंसेप्ट है, +2 के अंदर पढ़ेंगे। आप अभी इतना ही याद रखो कि जब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है,
वो किसी और पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन मतलब रिएक्शन करने की ट्राई करते हैं अदर पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, अदर एलिमेंट्स के साथ या किसी के भी साथ, तब हमारा बीटा डीके का प्रोसेस होता है और तभी जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो कम इनटू प्ले होती हैं, तभी वो आती हैं, ठीक है। यानी कि इससे न्यूक्लियस जो है वो संभाले नहीं जाते, वो निकल जाते हैं। ये जो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होते हैं ना, मतलब डीके का मतलब क्या होता है, टूटना, टूटने का मतलब कुछ निकल के चीज को अलग हो जाना। जब ये मान लो ये मार्कर है, ये टूटेगा, कैप को अलग कर दूं तो ये निकल के दूर चला गया, ये बचा, ठीक है। तो ये मान लो न्यूक्लियॉन्स थे और ये न्यूक्लियस था, तो कुछ न्यूक्लियॉन्स निकल के भाग गए, दैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 4 तरह के फोर्सेस हो गए। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, देन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, उससे वीक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड सबसे वीक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कंसेप्ट था बेसिक हमारा फोर्सेस के बारे में, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके बारे में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप पॉज करके नोट कीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन लॉज, जो हमारा रिवीजन का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कंजर्वेशन लॉज की तरफ। कंजर्वेशन लॉज के ऊपर हम 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा जब हम कोलिजन्स यानी कि जो चीजें आपस में टकराती हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे फिजिक्स के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा रोल जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहला हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, देखो कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बचाना, किसी चीज को संरक्षित करके रखना, उसको मतलब ना तो हम उसको ज्यादा कर सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते हैं। मतलब वो हमेशा, चाहे आप पहले देखो चाहे आप बाद में देखो, हमेशा वो क्या होगी, 2 चीजें होती है, इनिशियली और फाइनली। इनिशियली मतलब काम करने से पहले, और फाइनली मतलब काम के होने के बाद में। तो जो एनर्जी है वो इनिशियली भी उतनी ही है, फाइनली भी उतनी ही रहेगी। तो जो एनर्जी है यूनिवर्स के अंदर वो कांस्टेंट होती है। तो हम इसके स्टेटमेंट लिखते हैं दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो उसे बनाया जा सकता है, ना उसे खत्म किया जा सकता है। ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into other, ठीक है। हम कर क्या सकते हैं, हमारे बस में क्या है कि एनर्जी को ना तो देखो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो लगे होते हैं वहां पे पानी से जो बिजली है वो बनाई जाती है, जहां पे पवन चक्कियां लगी होती है वहां पे क्या किया जाता है, एयर या विंड की जो एनर्जी होती है उससे पवन चक्कियां ऐसे घूमती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, या पानी को पंप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका एक बल्ब है, ठीक है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब होता है वो है ऐसे। तो अब क्या हो गया, यहां से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली यानी कि करंट मिला। अब ये जो करंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यहाँ पे जो इसको मिली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है। अब ये क्या करेगा, 2 तरह की एनर्जीज को एमिट करता है। एक तो लाइट एनर्जी यानी कि जब जलेगा तो रोशनी प्रदान करेगा आपको। दूसरा ये क्या करता है, हीट एनर्जी एमिट करता है। जब भी बल्ब ज्यादा देर तक जलता रहता है तो गर्म हो जाता है यानी कि हीट एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इन दोनों को आप जब ऐड कर दोगे ना तो उतना ही बनेगा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नीट्यूड था, यानी कि जितनी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी उतनी ही लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी होगी। यानी कि ना तो हम जो एनर्जी है उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। केमिकल रिएक्शंस में हम कहाँ यूज करते हैं इसको, बैलेंसिंग के अंदर, यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग की जाती है उसके अंदर हम यूज करते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ा था तो वहां पे आपने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो हम क्यों करते थे उस रिएक्शन को बैलेंस,
तब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हम बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो जो है वो उसके ऊपर लग सके। यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे रिएक्ट कर रहे थे, जो चीजें हमारे रिएक्टेंट्स थे, उनका मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। यानी कि अगर A प्लस बी जो हैं वो रिएक्ट होके C प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है, A प्लस बी रिएक्ट होके C प्लस डी बना रहे हैं, तो इन दोनों का मास, A और B का मास अगर 40 ग्राम है, ठीक है, तो इन दोनों का मास भी 40 ग्राम होना चाहिए, तभी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एप्लीकेबल होता है। आप डिफरेंट रिएक्शंस में जाना, जब आपने बैलेंसिंग की थी 10th क्लास की बुक के अंदर, जब बैलेंस करते हैं उन रिएक्शन को देखना, जो बैलेंस रिएक्शन होगी उसके अंदर आप मास को जोड़ के देखना, आपका जो मास है वो हमेशा सेम इक्वल आएगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन जो मास होता है वो सेम होना चाहिए, तभी जो होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब आप सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करते हो, ठीक है, लीनियर मोमेंटम वो होता है। तो अब लीनियर मोमेंटम को बेसिकली हम लिखते हैं किससे, P इज इक्वल्स टू एम वी, दैट P इज इक्वल टू एम वी। ये V जो है वेक्टर्स होते हैं, आगे आएंगे तब हम पढ़ेंगे। एरो जो मैंने लगाई है वो वेक्टर्स के ऊपर लगती है। दो तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उनकी डायरेक्शन भी होती है। अभी के लिए इतना ही रखो, ठीक है। तो जिनकी डायरेक्शन होती है ना, उनके ऊपर हम जो एरो है वो लगा देते हैं। मास जो है वो हमारा स्केलर है, इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं लगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और अब करके आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो P इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं। हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। एक आपकी कार है, ऐसे चलती हुई आ रही है, या ट्रेन है ऐसे चलती हुई आ रही है किसी भी वेलोसिटी v से। यहाँ पे दूसरी ट्रेन या दूसरा कोई डिब्बा खड़ा है, इसको आके ये टकराएगी और टकराने के बाद में ये क्या कर देंगे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब इनके कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये v1 थी तो ये v2 होगी। इसका मास m था, m1 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मास बदल जाएगा, यहाँ पे मास दोनों का मिलके आएगा, तो मान लो वो मास क्या हो गया, v2 हो गया, m2 हो गया, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं, अगर इसका मोमेंटम P1 था तो P1 इज इक्वल टू P2 होना चाहिए। यानी कि डिब्बा जब इस दूसरे डिब्बे से नहीं टकराया था तब उसका जो मोमेंटम था, यानी कि जो इंजन है मान लो चलता हुआ आ रहा था ट्रेन का, वो जब तक इससे नहीं टकराया था तब उसका मोमेंटम अगर P1 था तो वो इक्वल होना चाहिए जब वो दोनों टकरा गए और वो मूव करने स्टार्ट हो गए, यानी कि P2। अब P जो है दैट इज mv होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2, तब हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो लगता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होना है। आफ्टर द लीनियर मोमेंटम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो जब हम लाइन में चलते हैं लीनियर, जब हम एंगल पे चलते हैं तो एंगुलर, यानी कि ये ऐसे सर्कल के अंदर जब हम घूम रहे हैं तो वहां पे होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमारा लगता है फोर्स, दैट इज F। यहाँ पे लगता है टॉर्क विच इज इक्वल्स टू टाउ, ताउ इसको बोला जाता है इंग्लिश में ताउ, ठीक है। किसका ताउ है ये नहीं पता, ताउ बोला जाता है, नॉर्मली इसको टाउ भी बोलते हैं या ताउ भी बोला जाता है। तो ये क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेगा कि एक कोई भी जो हमारा सिस्टम है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कब, जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करती है। यानी कि जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगी तब तक हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो रहेगा। ये टॉर्क बेसिकली होती क्या है, रोटेटिंग फोर्स होती है। यानी कि हमारी कोई चीज गोल गोल घूम रही है, वो गोल गोल घूमती जाएगी, ठीक है,
तब तक जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग के उसको स्टॉप नहीं करवा देती, उसको रोक नहीं देती। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं कि एक जो हमारा सिस्टम है या जो बॉडी है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है तब तक जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ना लगे, यानी कि जब तक टॉर्क हमारा जो है वो एब्सेंट है तब तक हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो ये बेसिक हमने किए थे कंजर्वेशन लॉज, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन खत्म होती है। हमने इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ लिया और रिवीजन के थ्रू हमने इसके की पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।